फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब भी तीन चीज़ों की बात हो, किसकी बात हो, सोसाइटी की बात हो, समाज की बात हो, इसके साथ साथ कल्चर संस्कृति की बात हो और लैंग्वेज भाषा की बात हो, तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेव वाइगोस्की के साथ में। ठीक है, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ जो बच्चा संस्कृति से भी बहुत सारी चीज़ों सीखता है। ठीक है, तो जो संस्कृति होती है वो भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ जो भाषा है, जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, वो भी उसके संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब भी तीन चीज़ों की बात हो, समाज की बात हो, कल्चर संस्कृति की बात हो और भाषा लैंग्वेज की बात हो, तो आप किस ऑप्शन की तरफ में जाएंगे, लेव वाइगोस्की की तरफ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और इनकी थ्योरी का भी नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहला इन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा इन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके साथ साथ तीसरी जो इन्होंने स्टेज बताई हुई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट जो इनकी स्टेज है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब हम लोग वहाँ पर उन चीज़ों को देखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया हुआ है, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। जब इनके क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहाँ पर उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग की बात करें तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताएं और 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आगे के जैसे जो क्वेश्चन आपके आते जाएंगे उनमें सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और ये जो जितने भी चारों मनोवैज्ञानिक हैं, लेव वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए और लॉरेंस कोहलवर्ग हो गए, यहीं से आपके एग्जाम में आप लगभग मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेव वाइगोस्की आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलवर्ग, क्योंकि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं मनोवैज्ञानिकों से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी लेव वाइगोस्की से रिलेट करके ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। देखिए, जो लेव वाइगोस्की हैं, इनका संबंध किससे, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। और जो रचनावाद है ये आपका किस पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पे। ठीक है, यानी बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखे, बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, सक्रिय हो। ठीक है, इसके साथ साथ अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो लेव वाइगोस्की है 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा, प्रतियोगिताओं के द्वारा। देखिए, कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है। ठीक है, प्रतियोगिता नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि फिर इससे क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है वो नंबर पे हो जाता है। ठीक है, नंबर लाने में जो है बच्चा एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने में उसका जो ध्यान होता है वो लग जाता है। ठीक है, सीखने पर बच्चे का ध्यान नहीं रहता। जो बच्चे का ध्यान है वो किस पे फोकस होना चाहिए, सीखने पर। ठीक है, क्योंकि जो NAP है, NCF है, जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये सारी चीज़ जो है क्या कहती है कि बच्चे का जो ध्यान है वो सीखने पर होना चाहिए। ठीक है, नंबर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। और जो प्रतियोगिता है, ये क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड भी होता है। अगर आपको ये ऑप्शन में दिखे तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, साथियों के साथ बातचीत करके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो जब अपना जो बच्चा है वो पीयर ग्रुप्स के साथ में, साथियों के साथ में बातचीत करता है, तो कहीं ना कहीं उनके विचार को जानता है, उनके समाज के बारे में जानता है, उनकी संस्कृति के बारे में जानता है। ठीक है, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का
समझ होती है वो क्या होती है, विकसित होती है। इसके साथ साथ जो है बच्चा एक दूसरे के विचार को भी जान पाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। देखिए कभी भी बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं तो बच्चा क्या करता है, फिर पुरस्कार को पाने के लिए ही चीज़ों को करने लगता है, ठीक है। या फिर जब बच्चे को दंड दिया जाता है तो फिर जब बच्चा जो है दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करने लगता है। तो जो आपकी NAP है, NCF है, वो क्या कहते हैं कि बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर दंड बच्चे को नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। जब भी आपको ऑप्शन में पुरस्कार या फिर दंड की बात की जाए तो वो भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है ना। इसके साथ साथ फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, ठीक है। देखिए जो उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात है ये किसने की है, थॉर्नडाइक ने की है, ठीक है। और थॉर्नडाइक से रिलेटेड तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जो थॉर्नडाइक, स्किनर है, ठीक है, इनसे आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको ऑप्शन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, तो सिर्फ थोड़ी बहुत आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। डिटेल में किनको पढ़ना है, लेव वाइगोस्की को, जीन पियाजे को, हार्वर्ड गार्डनर को, नॉम चॉम्स्की को, ठीक है। और भी कुछ मनोवैज्ञानिक से कि लॉरेंस कोलबर्ग हो गए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से एक पेज पर लिख करके प्रोवाइड कर दूँगी, क्या क्या चीज़ें आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो अभी मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किए थे कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है। निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं तो ये तो आपका होगा ही नहीं। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। देखिए जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए, तो आपको तुरंत ये माइंड में आना चाहिए कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। निष्क्रिय होगा ही नहीं। और निष्क्रिय जो है ये क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो उस ऑप्शन की तरफ आप नहीं जाएंगे जहाँ पर आपको निष्क्रिय वर्ड देखने को मिल जाए। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, बिल्कुल सही बात। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, किसी कार्य को खुद करके सीखेगा, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। यानी बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर रहा है, ठीक है, नकल कर रहा है। तो फिर से वही बात होगी। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, यानी बच्चा सिर्फ ज्ञान को अपने अंदर भर रहा है, ठीक है। निष्क्रिय, चुपचाप बैठा हुआ है, टीचर जो आ रहे हैं बता करके चले जा रहे हैं और बच्चा उनको सुन रहा है। तो ये भी इसमें तो बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करे बच्चा, ठीक है, कुछ गतिविधियाँ करे। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई का, उसमें भी पूछा गया था, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए जब भी प्रकृति से रिलेटेड कुछ बात की जाए, ठीक है, देखिए जो नाम है, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दे रखी है, उसमें जो नाम है वही काम है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति है, जब उसके अंदर जो है वनस्पति या फिर जीवों या फिर विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की वो पहचान कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं, ठीक है, प्रकृति से रिलेट कर रही हैं, है ना। जो वनस्पति आपको कहाँ पर मिलेंगे, प्रकृति में मिलेंगे, ठीक है। जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ ये किससे रिलेट कर रही हैं, प्रकृति से रिलेट कर रही हैं, है ना। तो इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने नोट्स को अच्छी तरीके से रीड किया होगा तो उसमें मैंने जो 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दी है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ सिर्फ इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए स्थानिक का मतलब क्या हो गया, जिसको स्थान की समझ हो, ठीक है। जैसे कि जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो इंजीनियर लोग होते हैं, इसके अलावा जो मूर्ति वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होती है, पूरा प्रॉपर स्थान की समझ होती है कि कहाँ पर जो है कौन सी चीज़ होगी, ठीक है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ संगीत में बुद्धि, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो व्यक्ति जो है अपने जो सुर लय ताल वगैरह होते हैं, इनका एक अच्छा संगम जिसके पास हो, जैसे कि लता मंगेशकर होगी, अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीत में बुद्धि है, ठीक है।
तो क्या इसकी बात यहाँ पर की गई है? बिल्कुल नहीं। क्या स्थान की बात यहाँ पर की गई है? नहीं की गई है। ठीक है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, देखिए इन वर्ड को आप जो है अंतःवैयक्तिक, एक होता है आपका अंतरावैयक्तिक, तो दोनों को जो है आप इंग्लिश में याद कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो नेम है वो सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जो है दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझ पाए। जैसे कि जो फिलोसफर वगैरह होते हैं, मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? दूसरों के मनोदशा, स्वभाव को समझ पाते हैं। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है वो लोग बता देंगे। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रकृति की बात की गई थी, वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान की बात की गई थी। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन की तरफ, यानी इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? देखिए जो NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लासरूम में जो है अलग समाज का बच्चा हो सकता है, अलग संस्कृति का बच्चा हो सकता है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा है वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो क्लासरूम में क्या करना है? हमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग हो सकती है। तो एज ए टीचर के रूप में इसको एक संसाधन के रूप में देखना है। ठीक है, जो बच्चे की लैंग्वेज है दूसरे बच्चों को सीखने में हेल्प करेगी, रुकावट या फिर बाधा नहीं डालेगी। देखिए जो भारत है वो क्या है? एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक समाज के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या हमारे लिए ये बाधा है? क्या हमारे लिए रुकावट है? बिल्कुल नहीं, बल्कि तो हम लोग जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी स्किल्स हम सीखते हैं, बहुत सारी नई लैंग्वेज के बारे में हमें पता चलता है। तो ये क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, हमारे लिए जो है एक एसेट के रूप में काम कर रही है। तो ऐसे ही एक क्लासरूम में जो बच्चे की लैंग्वेज है वो क्या है? एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे की मदर टंग है, जो बच्चे की मातृभाषा है, ये बच्चे को दूसरी भाषा सीखने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो जो आपकी NEP है 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक भाषावाद। देखिए जो NEP 2020 एक भाषावाद की सिफारिश नहीं करती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सभी बच्चे जो है एक ही लैंग्वेज बोले। ठीक है, बच्चा जिस समाज से आएगा, जिस संस्कृति से आएगा, ठीक है, जो उसके इन्वायरमेंट में, जो उसके आसपास जो लैंग्वेज बोली जाती होगी वो वही भाषा फॉलो करेगा, है ना, उसी भाषा में वो बातचीत करेगा। तो एक भाषावाद को बढ़ावा नहीं देती है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण। देखिए मानकीकरण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फिक्स्ड कर देना। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है हम एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, बच्चा अलग समाज से आता है, अलग संस्कृति से आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो उसका इन्वायरमेंट होता है हर बच्चे का अलग अलग होता है, हेरिडिटी उसकी अलग अलग होती है। तो क्या हर एक बच्चा एक ही तरीके से सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो पाठ्यक्रम कैसा डिजाइन किया जाना चाहिए? फ्लेक्सिबल, लचीला। ठीक है, अगर बच्चा जो है उस तरीके से नहीं सीख पा रहा तो जो पाठ्यक्रम हम क्या करें उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी लाएं। ठीक है, अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यूज करें, अलग शिक्षण विधियों का भी यूज करें। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। मूल्यांकन का मानकीकरण। देखिए जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो जो उसका मूल्यांकन है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मूल्यांकन है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो एक तरीके से नहीं किसी चीज़ को सीखता है ना। तो फोर्थ और थर्ड दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और जो मानकीकरण वर्ड है ये भी क्या है? आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए जो हमारे समाज में जो स्टीरियोटाइप चीज़ें चली आ रही है, जो लैंगिक रूढ़िवाद चीज़ें चली आ रही है, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं? घरों के काम करते हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़के रोते नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ जो लड़कियाँ होती हैं वो मैथ में कमज़ोर होती हैं। तो जो इस तरीके की जो धारणाएँ होती हैं जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसको टीचर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो समाज से अलग थोड़ी हैं। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने अपने आसपास देखी है, जो चीज़ें जो है बचपन से हमें सिखाई गई है, वही चीज़ें सभी लोग फॉलो करते हैं। तो टीचर भी उसी समाज से जाते हैं, तो टीचर भी क्या करते हैं? इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है किसका उदाहरण होता है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण होता है। ठीक है, लैंगिक पक्षपात का उदाहरण होता है, क्योंकि कभी भी किसी को जेंडर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जो है इस काम के लिए बना है। ठीक है, अब काम है, काम लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, कोई सब्जेक्ट है तो उस पर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ लड़के ही अच्छे होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट है वो लड़की भी उसमें अच्छी हो सकती है और लड़का भी उसमें अच्छा हो सकता है। अब जैसे कि कहते हैं कि लड़के नहीं रोते। ठीक है, अब क्या लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होते, भावनाएं
नहीं होती, तो लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकते हैं, ठीक है। बट हमारे समाज में क्या है, ये सारी चीज़ें पहले से ही मतलब एक नियम के तरीके से बनाई गई है कि लड़कियां जो है घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, लैंगिक पक्षपात का, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। और एक एज अ टीचर के रूप में आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, नहीं तो फिर बच्चे पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा भी जो है इन्हीं चीज़ों को मानने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, जेंडर स्थिरता। देखिए जेंडर स्थिरता की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। जेंडर स्थिरता तो तब होता है जब हम दोनों को समान महत्व देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, जेंडर समता, ठीक है, यानी कि जेंडर इक्विटी। देखिए जो जेंडर इक्वालिटी होती है, जो जेंडर समानता होती है और जो जेंडर इक्विटी होती है, इसमें अंतर होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, एज पर नीड, ठीक है, जैसे जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। बट इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, दोनों को सेम चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है, इक्वल। बट इक्विटी का मतलब होता है जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं इनको कई जगहों पर जो है बहुत ही कम एज में स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ लड़कियों की कम एज में शादी भी करा दी जाती है। तो लड़कियों को क्या है, उस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो लड़कियां होती हैं उनको जो है जॉब वगैरह में भी आरक्षण मिलता है, छूट मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो लड़कियां होती हैं उनको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि बिहार में आपका देख लीजिए तो उनको जो है आरक्षण अच्छा खासा मिला हुआ है लड़कियों को, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ फॉलो की जा रही है, इक्विटी, समता, ठीक है। क्योंकि लड़कियों को पहले से ही पीछे ढकेला गया है, ठीक है। उनको पहले से ही एजुकेशन के लिए ज़्यादा अवसर नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। उनको पहले से ही स्कूल जाने से मना कर दिया गया है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। कम जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, तो इसलिए उनको जो जॉब वगैरह होती है उसमें छूट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ताकि इनको जो है इक्विटी मिल सके, यानी कि समता जो है इनको जैसी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो टीचर है वो किसको फॉलो कर रही है कि जो लड़के हैं वही जोखिम वाले कार्य कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो जो टीचर है वो क्या कर रही है, लैंगिक पक्षपात कर रही है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करेगा। देखिए जब भी जो है शिक्षार्थी अपने स्वयं के चिंतन के ऊपर चिंतन करे, ठीक है, स्वयं की थिंकिंग के बारे में सोचे, तो वहाँ पर किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, ठीक है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, यानी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, ठीक है, वही क्या होता है आपका अधिसंज्ञान होता है। विस्मरण की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, अनुकृति की भी बात नहीं हुई और रट कर याद करना इसकी भी बात नहीं हो रही। जब भी जो है स्वयं के ऊपर चिंतन करने की बात की जाए, स्वयं की मूल्यांकन करने की बात की जाए, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अधिसंज्ञान दे रखा तो आप उस ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों होना डैश है। देखिए जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में क्या होता है, मिसकंसेप्शन हो जाती हैं, गलत अवधारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों को क्या लगता है कि अगर वो पानी में जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पर जो उसने क्वेश्चन किया, ठीक है, जो उसको लग रहा है उसको चैलेंज कीजिए, उसको बॉन्ड फोर्स के बारे में बताइए कि जो पानी होता है उसके अंदर से भी एक फोर्स लगता है, ठीक है, आर्किमिडीज का उसको प्रिंसिपल बताइए, है ना। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बता दिया, कुछ एक्टिविटी बच्चा करे, उसके थ्रू उन चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो जो बच्चे की मिसकंसेप्शन होती है क्या करती है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसको जो है चैलेंज करना चाहिए, एज ए टीचर के रूप में क्या करना चाहिए, बच्चे को चैलेंज करना चाहिए, है ना। तभी बच्चा जो है इन जो गलत अवधारणाएं होती है इनसे चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाता है ना। तो ये क्या होती है, असामान्य होती है। देखिए ये बात कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल होती है, ठीक है। बच्चा उसके माइंड में जो भी चीज़ें वो देखेगा उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनेंगी, है ना। वो कॉन्सेप्ट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट एक टीचर का काम है कि उस कॉन्सेप्ट को जो है सही करे, ठीक है, उनको चैलेंज करे, ठीक है। अप्रारूपिक और प्रारूपिक नहीं होती हैं, ये क्या होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट तो बनते ही हैं, जो भी चीज़ें वो अपने आसपास देखेगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा ही वो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्बल नहीं होती है, ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। देखिए जो उसको सीखने में ही दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अधिगम में वो सहायता महसूस कर रहा है, अधिगम असहायता है, उसको सीखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो क्या वो उत्साह दिखाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो तो जो है निराशापूर्ण जो व्यवहार करेगा एक तरीके से,
तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। देखिए महारत उन्मुख लक्ष्य क्या होते हैं, जिसमें कि बच्चा अपने स्किल्स पर फोकस करता है, उसका ध्यान किस पे होता है, सीखने पर फोकस होता है, नंबर पे फोकस नहीं होता है, वो कितना जो है चीज़ों को सीख पाया। ठीक है, तो ये होता है आपका महारत उन्मुख लक्ष्य, जिसपे बच्चे का जो ध्यान होता है वो स्किल्स पे फोकस करता है, सीखने पर फोकस करता है। ठीक है, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, इसमें बच्चे का फोकस किस पे होता है, परफॉर्मेंस पर फोकस होता है। ठीक है, कि अपने जो उसके दोस्त है उससे कितना अच्छा वो परफॉर्मेंस कर जाए, उसका ध्यान किस पे होता है, नंबर पे होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, बिल्कुल सही बात। जो बच्चा जो है अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वो क्या करेगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव, दूर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो निराशा फील करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक, हो सकता है उसको कोई डिसेबिलिटीज़ हो, तो एक टीचर का काम होता है कि जो बच्चे के अंदर कमियां हैं, ठीक है, उनका पता लगाए और उनके लिए जो है अलग टीचिंग मेथड, जो अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनका यूज करके बच्चे की कमियों को दूर करे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, उसी के अंदर आपका जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स को क्या कहते हैं, स्थूल कौशल, और इसके साथ में फाइन का मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म, तो इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे स्थूल कौशल के बारे में पूछ रखा है। स्थूल कौशल क्या होता है, जिसमें कि जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं उनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि हमारी पैरों की मसल्स हो गई, हमारी हाथों की मसल्स हो गई। ठीक है, जैसे कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है ना। इसके साथ साथ जो है फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जब हम अपनी फिंगर्स का यूज करके, जो छोटी मसल्स होती है इनका यूज करके किसी काम को करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि जब हम किताब के पन्ने पलटते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, सुई में धागा पिरोते हैं, तो ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर एक पैर पर संतुलन करना, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारी बड़ी मसल्स यूज होंगी, है ना। और यहाँ पर हमसे किसका जो एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का, यानी कि स्थूल कौशल का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। स्थूल कौशल के बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि स्थूल कौशल में क्या होगा, बच्चा अपनी बड़ी मसल्स यूज करेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो देखिए जब आप मटर को उंगलियों से दबाते हो तो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल होगा। किताब के पन्ने पलटना, तो किताब के जब पन्ने पलटते हैं तो किसका यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। इसके साथ साथ पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल आप कैसे पकड़ते हैं, अपने फिंगर्स के यूज करके पकड़ते हैं, है ना, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल होगा। जब भी अपनी जो छोटी छोटी फिंगर्स है इनका यूज करके किसी काम को करें तो वो किसका एग्जांपल होगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल के बारे में पूछ रखा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। देखिए जो हमारे अंदर जो भी चेंज होते हैं, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है कि किसका परिणाम होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यानी जितनी भी चीज़ें हमें मिली है, या तो हमारे हेरिडिटी, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें हमारी हेरिडिटी आनुवंशिकता से मिली है, या तो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमने वहाँ से चीज़ों को सीखा है ना। तो जो हमारे अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण आ रहे हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या रखा है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। देखिए जो हमारे अंदर चेंज आ रहे हैं वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के ही कारण आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी हेरिडिटी मिल गई मान लीजिए, बट आपको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट ही मार काट वाला मिल गया, चोरी वाला मिल गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, है ना। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केवल आनुवंशिक नहीं होगा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मान लीजिए कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, बट आपको हेरिडिटी ही नहीं अच्छी मिली, आपको जन्म से ही कोई विकार हो गया, तो क्या आपका जो विकास है वो अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, फिर तो आपका विकास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब वंशानुगत कारक नहीं होंगे और ना ही आपका पर्यावरणीय कारक होगा तो फिर आपका विकास ही कैसे होगा, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत दे रखी है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड दे रखा है यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन, ठीक है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड, इसी को पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, ठीक है, प्रारंभिक बचपन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 2 से 6 वर्ष की अवधि को। और ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है। कौन सा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मध्य बचपन होता है इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 6 से 12 साल तक का होता है। और जो किशोरावस्था है इसमें बच्चा जो है 12 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन कर रखी है, तो वहाँ से आप जो है अच्छी तरीके से रीड डाउन कर लीजिएगा, आपको अलग से कुछ भी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा आप लोगों की हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।